सरकारी ज़मीन हड़पने की, कब्जा करने की एक बहुत बड़ी साजिश मुंबई शहर में एमएमआर रीजन में चल रही है। 2000 सन में एक 200 फुट की मजार आज 32,000 स्क्वायर फुट की हो गई है। मुंबई एमएमआर रीजन में कई मस्जिदें गैर कानूनी हैं और उस पर हथौड़ा चलना चाहिए। ये बात उस समय बीजेपी के विधायक ने उठाई है जब नागपुर में दंगों के बाद हथौड़ा चला है, वहाँ बुलडोजर चला है आरोपी के ऊपर। उसके बाद अब मुंबई में स्थित गैर कानूनी मस्जिदों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। इस पर विधानसभा में बात की है संजय उपाध्याय ने, जो बोरीवली से विधायक हैं बीजेपी के। उन्होंने कहा कि जिस तरीके की मस्जिदें हैं वो ठीक नहीं है और वहाँ से गैर कानूनी एक्टिविटी होती है, अशांत करने की स्थिति। हमारे साथ संजय उपाध्याय। संजय जी, आप कितनी मस्जिदों के बारे में ऐसा हाउस को बता चुके हैं, क्या प्रूफ है और क्या हाउस में रिप्लाई क्या था? मुंबई एमएमआर रीजन में सरकारी ज़मीनों पर अवैध तरीके से धार्मिक स्थल बनाकर, कहीं पर मजार तो कहीं पर मस्जिद बनाकर सरकारी ज़मीन हड़पने की, कब्जा करने की एक बहुत बड़ी साजिश मुंबई शहर में एमएमआर रीजन में चल रही है। आज 20 से अधिक स्थानों की जानकारी मैंने सदन में रखी। उसमें एक उदाहरण अगर मैं दूं तो भाई घाटकोपर के मानखुर्द लिंक रोड पर 2000 सन में एक 200 फुट की मजार आज 32,000 स्क्वायर फुट की हो गई है और उसमें एक बड़ी मस्जिद बन गई है, 14 दुकानें बन गए हैं, शादी का हॉल, शादी का मैदान। और ये लोग सरकारी ज़मीन को अपने बाप का घर समझ के सारे अवैध काम वहाँ पर बड़ी ताकत के साथ कर रहे हैं। कोर्ट का आदेश आने के बावजूद भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। और विशेष बोले तो दुनिया का 8वां अजूबा यानी कि मजार जो ज़मीन पर पाई जाती है, वहाँ पर मजार तीसरे मेले पर है। और इसके लिए म्हाडा के अधिकारियों से 6 महीना पहले मेरी बात हुई थी, बट उन्होंने आज तक कार्रवाई नहीं की। अंबुजवाड़ी मलाड में बहुत बड़े पैमाने पर इसी प्रकार का कब्जा, पालक मंत्री मंगल प्रसाद लोढ़ा जी ने वहाँ पर उस अवैध कब्जे को हटाया तो सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर ने पहले मानवाधिकार में और बाद में बॉम्बे हाई कोर्ट में उनके खिलाफ याचिका दायर की। अगर सरकारी ज़मीन पे कब्जा मुक्त करने में मंत्री एक प्रयास करता है और उसको इतनी यातनाएं सहनी पड़ती है तो सामान्य आदमी की आवाज़ को पूछने वाला कौन? और उसके लिए ऐसे तत्व जो इन अवैध बांधकाम को प्रोटेक्ट करते हैं, इनके पास धन कहाँ से आता है, इसकी भी जांच होनी चाहिए और इनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और जो अधिकारी कोर्ट का आदेश होने के बावजूद भी इन पर कार्रवाई से पीछे हट रहे हैं, उनके ऊपर भी कार्रवाई की मांग आज मैंने की है। एक चीज़ ये बताइए कि आपकी खुद की कॉन्स्टिट्यूंसी में भी एक पीडब्ल्यूडी का एक पुराना चौकी पड़ा था, अचानक वहाँ पर भी मजार बनाने की कोशिश हुई, वहाँ छबीला रखने की कोशिश हुई। ये जो मोडस ऑपरेंडी है मुंबई में लैंड जिहाद करने के लिए, जो आप लोग लगातार कह रहे हैं कि लैंड जिहाद हो रहा है, उसको कैसे देख रहे हैं और सरकार को कितना ध्यान देने की ज़रूरत है उस पर? नेशनल पार्क के सामने वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर पीडब्ल्यूडी की एक चौकी, रातों रात उसमें 2 बड़े दुकान बन जाते हैं। एक पंचर की दुकान बनती है तो एक नागौरी चाय की दुकान बनती है। एक एक दुकान की कीमत 2.5 करोड़ हो जाती है। इतनी हिम्मत इनमें आती कहाँ से है, मेरे तो समझ में ये नहीं आता। खैर, मैंने उस अवैध बांधकाम पर 24 घंटे के अंदर बुलडोजर चलाकर कार्रवाई की है, लेकिन ऐसे बहुत सारे बांधकाम सरकारी ज़मीन पर ये लोग कर रहे हैं और इसके विरोध में ही आज मैंने आवाज़ उठाई है। क्या आपको लगता है कि जो नागपुर की घटना हुई उसके बाद इस तरीके की स्थितियां सरकार को भी ध्यान देनी चाहिए, लोकल महानगर पालिकाओं को भी ध्यान देनी चाहिए? क्योंकि महाराष्ट्र में जानबूझकर दंगा भड़काने या सरकार के खिलाफ एक आक्रोश पैदा करने के लिए इस तरीके की मज़ारें, मस्जिदें बहुत अहम रोल अदा कर रही हैं। अगर आप मुंबई को समझते हैं तो रेलवे ये मुंबई की जान है और मुंबई के सभी रेलवे स्टेशन पर जो हॉकर हैं वो लगभग बांग्लादेशी, रोहिंग्या या फिर वो बाहर से आने वाले लोग हैं, एक जाति विशेष के लोग हैं, इनका कब्जा होते जा रहा है। और अगर कभी नागपुर जैसी घटना घटी तो लाखों बेगुनाह लोग मारे जा सकते हैं, क्योंकि ये असामाजिक तत्व है, इनकी दादागिरी है, ये हथियार अपने पास रखते हैं और ये मुंबई की सुरक्षा की दृष्टि से एक बहुत बड़ा खतरा है। बोरीवली में मैंने एसवी रोड पर इस अतिक्रमण को हटाने का काम किया। केवल फुटपाथ नहीं,
तो ये रास्ते पर भी कब्जा बनाकर बैठे हैं। आप गाड़ी तो छोड़िए, पैदल भी जाना स्टेशन के सामने आपके लिए मुश्किल है और इसके लिए इन अवैध हॉकर्स पे कार्रवाई बहुत आवश्यक है। और बांद्रा स्टेशन अगर आप देखोगे तो स्टेशन के अंदर अब झोपड़ा आना बाकी है। 6-6 मोहल्ले की चौल आखिर प्रशासन कब तक आंख बंद कर रखेगा? और इसके ही कारण लैंड जिहाद होती है, इसी से वोट जिहाद होती है, इसी से लव जिहाद होती है और इसी से ही मुंबई की सुरक्षा खतरे में आती है। और उसके लिए मुंबईकरों को जागना होगा और इन अवैध बांधकामों पर बुलडोजर लगाना ही होगा। मुंबई में जिस तरीके की नागपुर की घटना के बाद बुलडोजर लगा, अब लोग या आप लोग ये डिमांड कर रहे हैं बुलडोजर लगाने की। विपक्ष कह रहा है कि बुलडोजर लगाने से कानून व्यवस्था खत्म हो जाएगी और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि बुलडोजर नहीं लगना चाहिए, सरकार अपने मनमानी काम कर रही है। जो चीज़ अवैध है बुलडोजर उसके लिए है, जो वैध है उसके लिए कोर्ट का रास्ता भी है और सुप्रीम कोर्ट का भी मार्ग है। और इसको भी वैध करने के लिए तो आदित्य ठाकरे कई बार कह चुके हैं। इसलिए विपक्ष जो छटपटा रहा है, औरंगजेब से लेकर अवैध बांधकाम तक जो उसकी पीड़ा है वो उजागर करने का काम आज मैंने हाउस में किया है। अब मुंबईकर को तय करना है कि मुंबई की सुरक्षा के साथ कौन है, मुंबई को खतरे में डालने वाला कौन है, मुंबई को डेमोग्राफी बदलने वाला कौन है और चंद पैसे की लालच में मुंबई के साथ खिलवाड़ करने वाला कौन है। क्या दंगे की साजिश मस्जिदों में रची जाती रही? क्या किस तरीके से, चूँकि जब इस तरीके की वारदात हुई तो वहाँ देखा गया कि नमाज के बाद जो तकरीरें की गई, उकसाया गया और उसके बाद इस तरीके की दिक्कतें हुई। वही वैसे ही कुछ नागपुर में भी पैटर्न देखने को मिला, मालेगांव में भी देखने को मिला, अलग अलग जगहों पर जिस तरीके की चीज़ें हुई, वैसा मुंबई भी उस तरफ आगे बढ़ रहा है क्या? सरकार को इस पर तुरंत एक्शन लेने की ज़रूरत है। 23 तारीख को शाम को 4:30 बजे नागपड़ा पुलिस स्टेशन के बाहर एक दुकान से गौ मांस ट्रक में लोड हो रहा था। वीएचपी कार्यकर्ताओं ने यह बात पुलिस के ध्यान में लाई, लेकिन 4.5 घंटे पुलिस प्रशासन ये नागपड़ा की हद में है कि जेजे के हद में है, इसी पर चर्चा करके मामले को उलझाते रही और गोमांस दूसरे जगह ट्रांसफ़र होता रहा। वरिष्ठ अधिकारियों से बात करने के बाद कार्रवाई की शुरुआत हुई। एफआईआर तो दर्ज हुआ लेकिन आरोपी का नाम नहीं लिखा गया, आरोपी को आज तक अरेस्ट नहीं हुई। इतना ही नहीं, जब ये कार्रवाई हो रही थी तो 70 से 80 हॉकर आकर सर तन से जुदा करने की बात करने लगे और वहाँ पर विश्व हिंदू परिषद के 9-10 कार्यकर्ताओं को पत्थर मारने की शुरुआत की। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पर यहाँ तक उल्लेख किया कि अगर पुलिस के गोद में छुपे नहीं होते तो आज इनको आर पार कर दिया गया होता, इनका खात्मा कर दिया होता। मेरा पूछना है, इतनी हिम्मत आती कहाँ से है? और उस डोंगरी इलाके में जेजे ब्रिज के नीचे भेंडी बाज़ार में रात भर ये हॉकिंग का धंधा चल रहा है। क्या नियम कानून केवल हिंदुओं के लिए है? इनके ऊपर कोई कानून नहीं है? क्या सरकार या प्रशासन या महानगर पालिका ने उनको रात भर फेरी लगाने की अनुमति दी है? और अगर नहीं दी है तो मैं महानगर पालिका के आयुक्त से और मुंबई पुलिस आयुक्त से पूछना चाहता हूं कि उन पर कार्रवाई क्यों नहीं? आप नवरात्रि में 10 बजे के बाद, गणपति में 10 बजे के बाद हिंदुओं पर कार्रवाई करते हो, लेकिन रमज़ान में रात भर रात गुलजार रहती है और ये हॉकर रास्ते पर, फुटपाथ छोड़िए, रास्ते पर बिना किसी डर के धंधा कर रहे, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं? रोहिंग्या और बांग्लादेशी क्या मुंबई में बड़ी मात्रा में बढ़ रहे हैं क्या? लगभग बड़े पैमाने पे सरकारी कॉन्ट्रैक्ट के जो लेबर्स हैं या प्राइवेट जो साइट चल रहे हैं उसमें भी जो लेबर है ये बांग्लादेशी रोहिंग्या है। नारियल वाले, अब गर्मी आ रही है, मैंगो जूस वाले, मच्छी बेचने वाले, बहुत सारे छोटे छोटे कारोबार, इन सब पे रोहिंग्या बांग्लादेशियों का कब्जा होते जा रहा है। घर काम करने के लिए भी जो महिलाएं आ रही हैं और रोहिंग्या बांग्लादेशी आ रही हैं, आधार कार्ड के नाम पे इनका वेरिफिकेशन हो रहा है, लेकिन आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं। तो ऐसे में पुलिस आधार कार्ड के आधार पर उनको नागरिकता का प्रमाण देकर कैसे काम करने की छूट देती है? इतनी बड़ी संख्या में मुंबई में बांग्लादेशी और रोहिंग्या का आना, ये मुंबई की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। एक आखिरी सवाल ये है कि आधार कार्ड केंद्र जो हैं वो अधिकतर ये देखा गया है कि वहाँ पर एक विशेष समुदाय के कर्मचारी बैठते हैं और वही जो है फर्जी डॉक्यूमेंट्स को तैयार करके आधार कार्ड जैसा जो नेशनल इंटीग्रेटेड एक आइडेंटिफिकेशन है उसको करने की कोशिश करते हैं। इस तरीके के लोगों को क्या
जहाँ जहाँ आधार कार्ड केंद्र हैं सबसे पहले वहाँ पर जांच होनी जरूरी है क्या? कि मेरे पास ऐसी जानकारी आई है कि जो आपने कहा विशिष्ट समुदाय के लोग 100 में से 80 मशीनें उनके पास हैं और ये इसके लिए 1-1 लाख रुपया ऑन देते हैं और फिर ऐसी बस्तियों में जहाँ पे ये लोग रहते हैं वहाँ घर घर जाकर जिस चीज़ के लिए शुल्क नहीं है वहाँ पर वो 10,000 15,000 रुपये लेकर उसको नागरिकता देने का काम, उसको आधार कार्ड देने के बाद उसको पैन कार्ड देने का काम धांधली से कर रहे हैं। और इस पे सरकार ने, प्रशासन ने, कलेक्टर ने और गंभीर होने की आवश्यकता है और इन पर पाबंदी लगाने की भी आवश्यकता है। बिल्कुल, जिस तरीके से संजय उपाध्याय कह रहे हैं कि एक विशेष समुदाय के लोग आधार कार्ड केंद्रों पर कब्जा कर रहे हैं, तो गैर कानूनी मस्जिदें बनाकर वहां से तकरीरें कर मुंबई को अशांत करने की कोशिश कर रहे हैं। आज संजय उपाध्याय ने विधानसभा के भीतर भी इस तरीके का मुद्दा उठाया और उन्होंने सरकार को ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की कि इस पर जरूर सरकार को तुरंत एक्शन लेना चाहिए ताकि मुंबई में भी दूसरा नागपुर ना हो। वीडियो जर्नलिस्ट रोहन के साथ अभिषेक पांडे, भारत एक्सप्रेस, मुंबई।